इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अचर गुणांक वाले अवकल रैखिक समीकरण। जो अचर गुणांक वाले होते हैं वो जो रैखिक अवकल समीकरण हम उसको पढ़ेंगे। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आता है ये अचर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो फलन आता है क्यों, जो x का फलन होता है। तो ये जो इक्वेशन होती है ये होती है अचर गुणांक वाली रैखिक अवकल समीकरण। ये जो इक्वेशन होती है इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि डी के रूप में लिखेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स को हम डी कहते हैं, और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम n पदों के लिए इस तरह से बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको d बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये डी वाई। इसी तरह से डी एक्स स्क्वायर वाई और डी एन वाई हो जाता है। यहाँ पे ये जो d होता है इसको हम अवकल संकारक बोलते हैं, और ये जो y है ये होता है परतंत्र चर। ये जो ऊपर जो भी आता है यहाँ पे ये तो होता है परतंत्र चर, और ये जो नीचे आता है जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वो होता है स्वतंत्र चर। यहाँ पे x स्वतंत्र चर है। तो ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को हम d के रूप में इस तरह से लिखेंगे, k0 d की पावर n, क्योंकि यहाँ पे n है इसलिए d की पावर n y। इसी तरह से इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास इसका जो हल होगा वो होगा इस तरह से। ये होता है y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। ये जो हल होता है इसके अंदर यहाँ पे हमने लिखा y, और y होता है यहाँ पे परतंत्र चर। जो परतंत्र चर होता है उसको हम लिखते हैं इस तरफ, और ये जो होता है सी ए और पी आई ये जो होता है ये होता है स्वतंत्र चर के रूप में। यानी कि यहाँ पे भी सी एफ है जो x का फलन है और पी आई भी x का फलन है। ये किस तरह से प्राप्त करते हैं ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो अवकल जो संकारक होता है d, इसके जो गुणधर्म है वो देखते हैं। यदि ये इनवर्स के रूप में होता है, प्रतिलोम होता है, तो इसके जो गुणधर्म होते हैं वो इस तरह से होते हैं। 1/d को हम कहते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम, और 1/dx स्क्वायर को हम बोलते हैं 2 बार इंटीग्रेशन करना है क्यू का, और n टाइम होता है तो हम कहते हैं कि n टाइम क्यू का इंटीग्रेशन होता है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। कभी भी 1/d आएगा तो हम उसको इस तरह से समझेंगे। और दूसरा गुणधर्म देखते हैं इसका वितरण नियम। वितरण नियम के अंदर क्या है कि यदि इस तरह से कोई फंक्शन है d का, और यहाँ पे 2 फंक्शन प्लस या माइनस में हो रखे हैं, यानी कि f1 और f2 2 अक्ष के फंक्शन है, ये प्लस या माइनस किसी भी तरह से हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। और यदि ये गुणा में हो इस तरह से, ये 2 फंक्शन गुणा में है तो हम इन दोनों को अलग अलग गुणा करके नहीं लिख सकते। केवल हम प्लस माइनस को अलग अलग कर सकते हैं, गुणा में हम अलग अलग नहीं कर सकते। तीसरा नियम है क्रम विनिमय का नियम। हम d का जो फंक्शन होता है उसका क्रम हम बदल सकते हैं, किंतु और ये जो d का क्रम है इस तरह से बदल सकते हैं। और यदि ये कोई 2 फंक्शन है इस तरह से, मान लो d का एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया, तो हम इनको भी क्रम बदल कर लिख सकते हैं। यहाँ पे a और b है जो कांस्टेंट है यहाँ पे, किंतु इस तरह से हो कि यहाँ पे d एक आ गया अवकल संकारक और इसके साथ फंक्शन हो किसी अक्ष का, तो हम यहाँ पे क्रम विनिमय नियम नहीं लगा सकते। इस केस में क्रम विनिमय नियम फेल हो जाता है, क्योंकि केवल d होना चाहिए फलन में, तो हम क्रम विनिमय नियम लगाएंगे। कि यहाँ पे भी केवल d है इसलिए हम क्रम बदल सकते हैं, यहाँ पे भी हम बदल सकते हैं, किंतु यहाँ पे नहीं बदल सकते। देखो यहाँ पे हमारे पास dx है, तो dx को तो हम कहते हैं dx/dx, किंतु हम यहाँ पे अक्ष d ये बोलें तो इसको तो हम बोलेंगे अक्ष d/dx। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है इस तरह से। तो इसीलिए यहाँ पे देखो जब भी x का फंक्शन साथ में आएगा तो ये क्रम विनिमय नहीं रहेगा, केवल d का फंक्शन ही क्रम विनिमय होता है। तो ये पूरक फलन अभी हमने पढ़ा था कि जो संपूर्ण हल होता है वो होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ पे हम सी एफ ज्ञात करने का जो तरीका है वो समझेंगे यहाँ पे कि हम किस तरह से सी एफ ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो पर्सन होगा उसको हम d के रूप में लिखेंगे। जहाँ जहाँ d/dx के पद होंगे उसको हम d के रूप में लिखेंगे। यदि डबल अवकलन होगा तो dx स्क्वायर लिखेंगे, और d के रूप में लिखने के बाद हम प्राप्त करेंगे फंक्शन ऑफ d। d का जो फलन होता है वो प्राप्त करेंगे। वो किस तरह से प्राप्त करते हैं ये हम
जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें समझ में आएगा। जब हम डी का मान प्राप्त करेंगे तो हमें सहायक समीकरण मिलेगी। फिर सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0। यहाँ पे जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ हम क्या करेंगे, m लिख देंगे, तो हमें m के मान प्राप्त होंगे। जब m के मान प्राप्त होंगे तो m के मान से हम ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो m की क्या होता है कि जो भी मान प्राप्त होंगे वो कई तरह से प्राप्त हो सकते हैं। रियल वैल्यू भी प्राप्त हो सकती है, रियल वैल्यू जो होती है वो समान प्रकार से प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से m के जो मान प्राप्त होंगे, हमें यहाँ पे वास्तविक मान प्राप्त होंगे और वो सब भिन्न भिन्न होंगे, सारे के सारे मान अलग अलग होंगे। तो हम CF किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मान लो m के मान है यहाँ पे A B C और भी आगे, लेकिन कोई भी मान डबल बार नहीं आ रखा, सब अलग अलग है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं CF को C1 e की पावर AX। यहाँ पे x के पदों में आएंगे सभी। ये x के पदों में क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर होता है जो नीचे आता है। इस तरह से हम जब लिखते हैं, जैसे कि हम dy/dx लिखेंगे, तो यहाँ पे जो नीचे आ रहा है जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वो होता है स्वतंत्र चर। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र चर है, तो इसलिए ये पूरा फंक्शन आएगा स्वतंत्र चर के रूप में। तो यहाँ पे देखो पहला लिखेंगे हम a के लिए लिखेंगे तो C1 e की पावर AX, फिर b के लिए लिखेंगे C2 e की पावर BX, और ये जितने भी आते हैं सबको हम प्लस के रूप में लिखते हैं यहाँ पे प्लस करके। यहाँ पे और भी आगे जो आएंगे तो हम उसको आगे भी प्लस करते हुए लिखते जाएंगे। ये तो है जब m के मान वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो। जब m के मान समान हो वो कैसा आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर कौन से होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास ये dy/dx है, dy/dt है, dx/dt है। तो यहाँ पे कौन सा पद स्वतंत्र है, कौन सा चर परतंत्र है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो x इसमें स्वतंत्र चर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन किया हुआ, इसलिए x स्वतंत्र चर है। यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन किया है, इसलिए t स्वतंत्र चर है। यहाँ पे भी t के सापेक्ष अवकलन किया है, इसलिए t स्वतंत्र चर है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे y का अवकलन किया हमने, तो y क्या हो गया, इसका परतंत्र चर। यहाँ पे भी y का अवकलन किया जा रहा है तो y इसका हो गया परतंत्र चर। यहाँ पे x का अवकलन किया जा रहा है तो x हो गया इसका परतंत्र चर। अब नेक्स्ट केस देखते हैं जब m के मान वास्तविक हो तथा समान हो। इसके अंदर m के मान क्या हो गए, समान आ रहे हैं। जैसे देखो a 3 बार आ गया, b तो 1 बार ही आया है, c 2 बार आ गया। इस तरह से समान मान आ जाए तो हम किस तरह से CF लिखेंगे। तो यहाँ पे तरीका है ये, जब हम CF लिखेंगे तो यहाँ पे a के लिए लिखेंगे, तो a के लिए लिखेंगे हम C1 e की पावर AX। ये तो पहले की तरह आ गया। जब हम अगला मान लिखेंगे, इसका मान आ गया हमारे पास ये, इस a के लिए लिखेंगे हम ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पूरा पद है सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, केवल इसको x से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे इस जो तीसरे नंबर का a है इसके लिए लिखेंगे ये, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने x से गुणा किया था तो यहाँ पे हम x² से गुणा कर देंगे। लेकिन कांस्टेंट हमेशा अलग अलग होगा, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 आएगा, यहाँ पे C3 आएगा, लेकिन e की पावर AX तीनों में सेम रहेगा। फिर हम b के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे b के लिए हो जाएगा C4, क्योंकि कांस्टेंट अलग आएगा तो C4 हो गया e की पावर BX। फिर c के लिए लिखेंगे तो कांस्टेंट आएगा C5 e की पावर CX। फिर से यही पद आ रहा है, c वापस आ गया तो हम इसी को वापस लिख देंगे। कांस्टेंट को 1 नंबर बढ़ा दिया हमने, C6 हो गया, और इसको गुणा कर देंगे हम x से, क्योंकि जब भी एक आगे बढ़ता है हम x से गुणा करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 बार लिखा तो पहले तो हमने x से गुणा किया, फिर x² से गुणा किया। अगर a एक बार और आता तो हम x की पावर 3 से गुणा करते, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। अब ये जो फंक्शन लिखा है हमने पूरा CF, इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x कॉमन आ रहा है तीनों पदों में, तो हमने यहाँ पे e की पावर x को कॉमन लेके इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे भी हमने e की पावर CX को कॉमन लेकर इस तरह से लिख दिया। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम ये भी CF का मान लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा केस, जिसके अंदर m के मान क्या हो, सम्मिश्र हो तथा भिन्न भिन्न हो, यानी कि काल्पनिक मान आ जाए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न भिन्न मानों को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसको जो इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे एक मूल आ गया हमारे पास, ये आ गया m का मान। m के मान जब भी सम्मिश्र के अंदर क्या होता है कि हमेशा 2 मान प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस में, तो हमेशा 2 मान प्राप्त होंगे सम्मिश्र में। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जो a होता है a को तो हम e की पावर AX लिखेंगे, जो भी रियल नंबर है उसको तो हम e की पावर AX के रूप में लिखेंगे, और जो काल्पनिक नंबर है यानी कि आइटा वाला आता है b,
तो हम इसको लिखते हैं C1 cos bx, C2 sin bx, यानी कि साइन और कोस दोनों के अंदर आएगा। और ये जो कोण आएगा, जो यहाँ पे आयोटा का जो वैल्यू होती है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे b आएगा, और ये कांस्टेंट दोनों का अलग अलग आता है। इसी तरह से और भी वैल्यू होती तो हम प्लस लगा के आगे उसको ऐड करते जाते। अब चौथा केस देखते हैं हम। यहाँ इसी के अंदर अभी हम a को 0 कर दें, a को 0 कर दें तो यहाँ पे e की पावर a 0 हो जाएगा, e की पावर a 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 1 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने a को 0 कर दिया। अब केस 4 देखते हैं। केस 4 के अंदर हमें मिलता है कि जो सम्मिश्र संख्या है इसके जो मान है वो समान प्राप्त होंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे m के 2 मान प्राप्त हुए, ये और ये, लेकिन दोनों मान सेम है। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसमें भी सेम तरीका है कि यहाँ पे जब इसके लिए हमने किया तो हमें ये मिला, तो अब इसके लिए करेंगे तो हम केवल x से गुणा कर देंगे। ये पूरा सेम टू सेम यहाँ पे हमने उतार दिया, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो अलग आएंगे। यहाँ पे C1 C2 है तो यहाँ पे हम करेंगे C3 और C4। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू सेम टू सेम वापस रिपीट हो रही तो हमें x से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे x से गुणा कर दिया। यदि यहाँ पे एक बार और आ जाता तो हमने अगली बार क्या करते हैं, x स्क्वायर से गुणा कर देते। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ विशिष्ट रूप है उनको हम पढ़ते हैं कि किस किस तरह से और भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है, अभी हमने पढ़ा था कि इस तरह से कोई भी वैल्यू हो, इस तरह से CF का मान आ रहा है हमारे पास C1 cos AX, C2 sin AX, ये आता है जब सम्मिश्र मूल होते हैं तब इस तरह से आता है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम C1 cos AX C2 लिख सकते हैं। जो ये कोण आता है उसके साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, और एक कांस्टेंट को रखेंगे हम बाहर। और यहाँ पे हम साइन या कोस दोनों लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे साइन के लिए भी है और कोस के लिए भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी भी प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन हो उसमें इस तरह से बना हुआ हो तो हम इस वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे। और भी देखते हैं, जब कोस H और साइन H के रूप में हो, जब यहाँ पे कोस H और साइन H के रूप में प्लस में हो और इसके साथ में एक एक कांस्टेंट हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक कांस्टेंट बाहर रखना है और एक कांस्टेंट हम कोण के साथ में अंदर लेते हैं। यहाँ पे देखो AX है तो AX के साथ में आ गया दूसरा कांस्टेंट, और यहाँ पे आएगा हाई प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है कोस H आ सकता है या साइन H, दोनों में से कोई भी हम यूज में ले सकते हैं। ये भी सेम टू सेम इसी की तरह से है, बस इसके अंदर H आ गए हैं, हाइपरबोलिक आ गया, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। और हम लिख सकते हैं इस तरह से, यदि e की पावर के रूप में हो, लेकिन एक में प्लस के रूप में हो, एक में माइनस के रूप में, लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम इसको cos H और sin H के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। एक कांस्टेंट के साथ में cos H आएगा, एक कांस्टेंट के साथ के अंदर आ जाएगा sin H। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो e की पावर में होता है वही वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इन तीनों को आप ध्यान रख सकते हो, कभी भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन के अंदर हमें यूज में लेने की जरूरत पड़ सकती है। और हम जब CF ज्ञात करते हैं तो अभी ये एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, इससे हम CF ज्ञात करना देखेंगे कि CF हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो मान लो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसका हमें CF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको D के रूप में लिखेंगे। तो D के रूप में आएगी ये इक्वेशन। यहाँ पे डबल अवकलन था तो ये हो गया dx², y के स्थान पे y ऐसे कैसे आ गया। यहाँ पे 3 फर्स्ट अवकलन था तो यहाँ पे केवल d आएगा, y ऐसे आ गया, और ये 2y को हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे y को कॉमन ले लिया, और ये जो y है यहाँ पे ये क्या है, परतंत्र चर है। हमें ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि y ऊपर आ रहा है, तो ये क्या है, परतंत्र चर। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ d किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे y के साथ में यहाँ पे जो कोष्टक में जितना भी बचा है ये होता है फंक्शन ऑफ d। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये जो फंक्शन ऑफ d है हमें मिला है ये dx² + 3d + 2, तो ये फंक्शन ऑफ d मिल गया। अब फंक्शन ऑफ d के बाद में हम प्राप्त करेंगे सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या होती है, f(m) = 0, ये होती है सहायक समीकरण। f(m) = 0 यानी कि फंक्शन तो यही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ d है वहाँ हम क्या करेंगे, m लिखेंगे और उसको हम 0 के इक्वल करेंगे। तो हम कर देते हैं ये कि यहाँ पे जहाँ d था वहाँ पे हम m करेंगे, तो mx² 3m + 2 = यहाँ पे ये 0 था तो हमने भी यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया।
अब यहाँ से हम m का मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि m की यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल हम प्राप्त कर सकते हैं गुणनखंड करके या श्रीधराचार्य विधि से, किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुणनखंड कर लेंगे क्योंकि इनके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो हमें m के दो मान मिल गए, यहाँ पे -1 और -2। यहाँ पे देखो m दो घात की समीकरण है तो हमें यहाँ पे दो मूल मिले हैं। जितने घात की समीकरण होगी, ये सहायक समीकरण जितने घात की होगी हमें उतने ही मूल मिलेंगे यहाँ पे। तो ये m के दो मान है, दोनों रियल है और भिन्न भिन्न है। तो हम यहाँ पे इसका शेप लिखेंगे इस तरह से, c1 e की पावर, यहाँ पे देखो e की पावर यहाँ पे 1 है तो 1x, और फिर आएगा e की ये c2 e की पावर -2, क्योंकि यहाँ पे -2 था दूसरा मूल, तो यहाँ पे आ गया -2 और गुणा में आएगा इसके साथ में x। x क्यों आया, क्योंकि x क्या है, इसका स्वतंत्र चर। और ये शेप जब भी लिखते हैं, शेप के अंदर जो भी आता है वो आता है x आता है। x क्यों आता है, क्योंकि ये x क्या है, इसमें स्वतंत्र चर। यदि स्वतंत्र चर t होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, t लिख देते, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र चर x है। x क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे नीचे x है, क्योंकि x के सापेक्ष हमने क्या किया, अवकलन किया है। अब क्या है कि जो महत्वपूर्ण गुणनखंड है, कभी कभार हम क्या है कि गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कुछ गुणनखंड जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ये गुणनखंड, ये दोनों गुणनखंड आप देख लीजिए, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं इन गुणनखंड को। वैसे ये जो सेकंड वाला गुणनखंड है, ये गुणनखंड तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से फर्स्ट गुणनखंड में तो m कॉमन आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे a² - bx² का फॉर्मूला यूज में लेंगे तो ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो फर्स्ट है इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन है। फिर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखो जब भी दो वेरिएबल हो इस तरह से, एक कांस्टेंट हो और एक हो वेरिएबल आपके पास, और इनकी घातें सम हो, जैसे कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जब भी समघात होगा ये, तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेम वैल्यू हम इसमें जोड़ लेंगे और सेम वैल्यू यहाँ पे घटा लेंगे। लेकिन किस तरह से करेंगे, 2 रखेंगे साथ में, और इसकी जो वैल्यू जितनी पावर होती है उसकी आधी पावर हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 4 पावर है तो हम 2 पावर लेंगे, 2, और यहाँ पे भी 2, क्योंकि यहाँ पे भी देखो जितनी पावर है उसकी आधी पावर लेंगे, तो यहाँ पे भी हम आधी पावर ले लें। तो यहाँ पे हम देखो इनको एक साथ में ले लेंगे, अब इन तीनों पदों को, और इसको हम अलग ले लेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, mx² + ax² का होल x², और यहाँ पे हो जाएगा, ये रूट में ले लिया हमने क्योंकि इसको भी पावर 2 के रूप में लिखना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, ये हो जाएगा इस पूरे को यदि मैं a बोलूँ इस तरह से, तो ये हो जाएगा ax² माइनस इस पूरे को हम मैं b बोलता हूँ तो ये हो जाएगा bx²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b और a - b। तो इस तरह से हो जाएगा इसकी गुणनखंड। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ अब। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया है यहाँ पे। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब यहाँ पे इसके 2 गुणनखंड हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम m का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m की द्विघात समीकरण है, तो हम श्रीधराचार्य विधि लगाकर भी हम m का मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी देखो घात सम हो तो हम इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं चौथे के अंदर देखो कि ये जो इक्वेशन है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे हम mx² ऐड कर दे और mx² सब्ट्रैक्ट करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो mx² है, ये mx², ये यहाँ पे 2mx² हो जाएगा, और a + b का जो होल x² होता है उससे यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि इन तीनों को तो हम ले लेंगे साथ में और यहाँ पे इसको रखेंगे हम अलग। तो यहाँ पे हो जाएगा mx² + 1 का होल x²। तो ये हो गया mx² + 1 का होल x², ये हो गया है माइनस में। तो अब यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा ax² इस तरह से, इसको यदि मैं a बोलता हूँ तो ये हो जाएगा ax² - bx²। तो क्या हो जाएगा a + b a - b। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एक बार तो ये प्लस के रूप में आएगा, एक बार ये आएगा माइनस के रूप में। तो यहाँ पे तो हमने माइनस के रूप में लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस के रूप में। तो अब इसके गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ से हम m का मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात इक्वेशन है, तो श्रीधराचार्य विधि लगाकर हम m प्राप्त कर सकते हैं। 5वां देखते हैं। 5वां गुणनखंड के अंदर देखो, ये जो गुणनखंड है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसके गुणनखंड करना भी थोड़ा सा कठिन है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। 6वां करते हैं। 6वें के अंदर देखो, ये गुणनखंड भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वैसे इसके जो गुणनखंड है वो तो आपको हिट एंड ट्राई विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम d = 1 रखते हैं,
फिर -1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर -2 रखते हैं। इस तरह से करके हम चेक करते हैं एक एक। तो यहाँ पे आप इस तरह से करोगे तो भी आप इसके गुणनखंड कर पाओगे। 7वां देखते हैं हम। तो ये जो 7वां है इसके तो आप डायरेक्ट ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसको हम गुणनखंड नहीं कर सकते, और इसके यदि मान हम सोल्व करके प्राप्त करेंगे तो इसको तो सोल्व करना भी काफ़ी कठिन हो जाएगा, क्योंकि फोरघात की इक्वेशन है तो काफ़ी लेंथी विधि से प्राप्त होगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो डायरेक्ट। ये जो 8वां है, 8वें के अंदर भी आप हिट एंड ट्राई विधि से आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि m बराबर 1 रखोगे आप तो आपको ये मूल मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में तो ये इक्वेशन इजी हो जाएगी, इसलिए आप ये गुणनखंड भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो आप डायरेक्टली इक्वेशन को सोल्व करके भी प्राप्त कर सकते हो।